हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वापस से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि साइंस का मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आशा करता हूं कि इससे पहले कि बाकी के साइंस के वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। इस 25 क्वेश्चंस को आप एंड तक देखिए और बताइए कि कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जो है जुखाम फैलाता है। कौन सा जो विषाणु है वो जुखाम फैलाता है। तो सबसे पहले चीज आपको ये याद रखना है कि जो जुखाम होता है वो विषाणु के द्वारा यानी वायरस के कारण होने वाला रोग होता है। और विषाणु वो कौन है, तो रीनो वायरस यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन ए बनेगा। रीनो वायरस, एक्चुअली ये राइनो वायरस कहा जाता है। सर्दी जुकाम नाक और गले का एक छोटा सा संक्रमण है जो 200 से ज़्यादा अलग अलग वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस, जैसे हमने ऊपर में रीनो वायरस लिखा था, उस तरह से राइनो वायरस इसका सबसे आम कारण है जो सर्दी जुकाम के 10 से 40% मामले के लिए जिम्मेदार होता है। राइनो वायरस के कारण होने वाले सर्दी जो है वो बसंत मौसम और पतझड़ में अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए को लंबी संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें किस नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए को लंबी संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र कोशिकाओं के अंदर की तंतु रूपी संरचनाएं होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति के जीन होते हैं। ये कोशिका के नाभिक केंद्र में स्थित होता है। क्रोमोसोम में सैकड़ों से लेकर के हजारों जीन होते हैं। हर सामान्य मनुष्य कोशिका में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से क्या होता है कि 22 जोड़े ऑटोसोम यानी कि द्विगुणित होते हैं और एक जोड़ी एलोसोम या फिर सेक्स हार्मोन कहलाता है। एक जोड़ी सेक्स हार्मोन मतलब कि पुरुषों में एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है और जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एक्स एक्स मिलता है तो जाकर के जैसे कि लड़की का जन्म होता है और एक्स वाई मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है, बॉयज का जन्म होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन सी। ट्यूमर का पता लगाने के में शरीर में 74, यहाँ पे आर्सेनिक 74 कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। रेडियोधर्मी तत्वों में समस्थानिकों का इस्तेमाल शरीर के छोटे ट्यूमर का पता लगाने में और उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। इन समस्थानिकों के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे आर्सेनिक 74 शरीर में छोटे ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। उस तरह से कोबाल्ट 60, बोरॉन 10 और आयोडीन 131, इन तीनों का मस्तिष्क ट्यूमर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जानते हैं। बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की न्यूनता होती है, तो बच्चों में रोग होता है जिसे हम लोग क्वासियोकर के नाम से जानते हैं। क्वासियोकर या फिर मरासमस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि क्वासियोकर जो है यह एक कुपोषण का एक प्रकार है जिसमें शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी होती है। इससे शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और पेट फूल जाता है। यह रोग बेसिकली 1 से लेकर के 5 साल के बच्चों में होता है। क्वासियोकर को एडिमा यानी द्रव प्रतिधारण के साथ संबंध होने के कारण इसे एटिमेटस कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के आप वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट ये कहता है कि मेरुरज्जु सूत्र यानी कि माइलाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से से जुड़ी है। माइलाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से से जुड़ी है। तो इसका संबंध होगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी में जो सूजन होने के कारण से ये हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण तो आप सिंपल सा समझ ही सकते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होता है, तो एक और तो यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लिथियम आयन बैटरी में एनोड भाग बनने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी में एनोड भाग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कोलेजन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मदद करता है। कोलेजन के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो यहाँ पे विटामिन सी होगा, जिसे हम लोग स्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। कोलेजन बनाने वाले मुख्य एमिनो एसिड प्रोलाइन, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, ये एमिनो एसिड के साथ मिलकर के ट्रिपल हेलिक्स संरचना में प्रोटीन फाइब्रिल बनाते हैं। ट्रिपल हेलिक्स बनाने के लिए शरीर को उचित मात्रा में विटामिन सी, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये जो नियम है वो किसका है नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम होता है न्यूटन के गति का प्रथम जो नियम है, उसमें कहा जाता है कि कोई वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना हो लगे। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में जानते हैं यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो बी को टिक करेंगे, यूरेनियम। नेक्स्ट होने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। प्रशीतन मतलब कि ठंडा जो होता है शीतलन, प्रशीतन में क्या होता है फ्रियोन का इस्तेमाल प्रशीतन में करते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का वाहक यानी वेक्टर कौन सा है। मलेरिया रोग का वाहक वेक्टर कौन है। तो मादा एनीफिलिस जो मच्छर होता है वो कहते हैं मलेरिया का वाहक है। और ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जबकि डेंगू वायरस के कारण होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं विघटित होते हैं, तो वहाँ पे सीसा यानी ऑप्शन डी होगा, सीसा के रूप में वो विघटित होते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोफोन जो है वो पानी में ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जेलीफिश को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जेलीफिश को अन्य किस नाम से भी जानते हैं। जेलीफिश को अरेलिया कहा जाता है। अरेलिया मतलब जेलीफिश, यहाँ पे सी होगा। अगला कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। यानी सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया। तो विलियम हार्वे के द्वारा, विलियम हार्वे। और लैंडस्टेनर के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, रक्त समूह इन्होंने किया था। अगला सवाल क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे कि जनरली हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि उल्टा बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले कि जो टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, और टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ अबर्थ। जोसेफ अबर्थ यहाँ पे डी होगा। इसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है, इसी जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। जीवाणु की खोज रोग विज्ञानी जॉर्ज थियोडर अगस्त गैल्फी ने साल 1884 में की थी। लेकिन सबसे पहले 1880 में ही कार्ल जोसेफ अबर्थ ने सबसे पहले उस बेसिलस का वर्णन किया था, जिसके बारे में संदेह था कि वह टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, लेकिन बाद में यही हुआ। तो खोज का जो श्रेय दिया था 1880 में जो खोजकर्ता थे जोसेफ अबर्थ को ही दिया जाता है टाइफाइड के जीवाणु के खोजकर्ता के रूप में।
नर पुष्प तथा मदा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंग, जो कि सराई के नाम से जानते हैं, उभयलिंगी। अगला एक निम्नलिखित को सुमिलित करें। तो देखिए, एक तरफ दिया गया है अंग और उसमें होने वाली जो अस्थियां हैं उनके बारे में मिलान करना है। तो सबसे पहले कि मानव खोपड़ी जो है, मानव खोपड़ी में टोटल यहाँ पे 29 अस्थियां होती हैं। तो फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बी का जो मेरुदंड है इसमें 33 अस्थियां होती हैं। पसलियों की बात करें तो इसमें 12 जोड़ी अस्थियां यानी कि 24 अस्थियां होगी, 12 जोड़ी 24 अस्थियां हो जाएगा। और उरोस्थी की बात करें तो अस्थि, उरोस्थी जो है वो अस्थि एक प्रकार का यहाँ पे हो जाता है, एक अस्थि होगा उसमें। अगला सवाल ये है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो है 2.42 ऑप्शन डी। सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है? सिरोसिस जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हम जिगर यानी कि लीवर को टिक करेंगे, ऑप्शन बी लीवर को। और यहाँ पे समझिए, सिरोसिस लीवर के माध्यम से रक्त के नियमित प्रवाह को धीमा कर देता है। इससे लीवर में रक्त लाने वाली जो नस होती है वो दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पैरों और पेट में सूजन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सिरोसिस जो है वो लीवर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कि रुमेन जो है वो किसका एक हिस्सा है? हमारे शरीर में कहाँ रुमेन होता है, किसका हिस्सा? तो रुमेन पेट का हिस्सा, ऑप्शन ए। अच्छा, ड्यूडेनम किसका हिस्सा? आप लोग कमेंट करके बताइए, ड्यूडेनम किसका भाग होता है? कई बार पूछा भी गया। पानी में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? पानी में वायु का बुलबुला जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको याद रखिएगा कि पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग HCl कहते हैं, और साथ ही साथ इसका एक और नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल, ठीक है, म्यूरिएटिक, याद रखिएगा, म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक अम्ल किसको कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों कथन सही होगा कि यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, सही है, और ये बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश करता है। ये दोनों कथन सही होगा। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोटीन का शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है? यानी प्रोटीन का शरीर के किस अंग में पाचन शुरू होता है? ये क्यूज का क्वेश्चन है, आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, प्रश्न अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और इसी तरह के रोजाना वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और साथ ही साथ ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है साइंस का, तो आपकी स्क्रीन पर एक साइंस की वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।